सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एक प्रश्न चार उत्तर। ठीक है, क्या नाम है? एक प्रश्न है और उसके कितने उत्तर मिलेंगे? 4। किसने लिखा है? श्री प्रकाश ने। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है, मतलब इजी भाषा है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है, यानी कि उन्होंने निबंध भी लिखे, लेख लिखे, संस्मरण लिखे और जीवनी पर भी। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश, मतलब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से दिए हैं। एक प्रश्न उन्होंने अलग अलग लोगों से पूछा है, लेकिन 4 लोगों ने उसका जो उत्तर है वो अलग अलग तरह से दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक, हमारा देश कब उन्नति कर सकता है? जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है, यानी कि निचोड़ है। जब चारों वो अपना उत्तर दे देते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ में अपना काम करेगा तो ये हमारा देश उन्नति कर पाएगा। ठीक है, तो अभी हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। सबको ही कुछ न कुछ खपता है। खपता है यानी कि सबको कोई न कोई जुनून है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये बनना है। इस तरह का एक जुनून हर एक के मन में होता ही है। मुझे भी कई बातों का खपता है। लेखक कहता है मुझे भी ऐसा जुनून है। उनमें एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है, कोई फॉरेनर के साथ में लेखक की अगर दोस्ती हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी कर चुके हैं। बहुत दिनों से हमारी कंट्री में रह रहे हैं, इसलिए हमारे देश का उन्हें बहुत सारा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो उनके किसी अवसर पर मैं पूछता हूँ, तो मैं टाइम देखकर, मौका देखकर उनसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि आप कृपा करके यह बतलावें कि क्या कारण है। ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है, हमारे देश ने उन्नति नहीं किया है। उसका कारण क्या है? ऐसा मालूम होता है कि हम जो के त्यों पड़े हुए हैं, जैसे कि हम आगे बढ़े ही नहीं है। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, जो फ्रेंड है उनके, वो सरप्राइज हो जाते हैं। उत्तर देखते ही संकोच करते हैं उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है कि भाई तुम्हारे देश के बारे में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तुम्हारे मुंह पे क्या जवाब दूं। और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, और शिष्टता के नाते वो क्या है, माफी मांग लेते, भैया नहीं, मैं इस बारे में कोई अपना व्यू नहीं दे रख सकता। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं, लेखक जो है उनको वो छोड़ता नहीं है और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, यानी कि उनको मजबूर करता हूँ कि आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। मेरे पहले मित्र एक ईसाई पादरी हैं। कौन मिलते हैं उनको? एक वृद्ध ईसाई पादरी, बूढ़े हैं, वो ईसाई पादरी हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि मंदिर में पुजारी होते हैं, मौलवी होते हैं मस्जिदों में, ऐसे ही जो चर्च है उसमें क्या पादरी होते हैं। ठीक है, तो वे 36 वर्ष से, कितने वर्ष से? 36 वर्ष से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में तो उतना नहीं, ईसाई धर्म का तो उतना प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर सपत्नी की, यानी कि पत्नी के साथ देश के दरिद्र नर नारियों की सेवा की, सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। गरीब लोगों की सेवा करने में वो लगे हुए हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार है, मेरे मन में उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है और प्रेम भी है, मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। तो फर्स्ट पर्सन ईसाई पादरी है और उनका क्या आंसर है कि तुम लोग जो भी काम करते हो उसके ऊपर प्राउड फील नहीं करते हो, उसके ऊपर गौरवान्वित महसूस नहीं करते हो। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए, जब किसी को किसी कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी जॉब चाहिए, तो अतिशयोक्तिपूर्ण, इतने जितने शब्दों की जरूरत भी नहीं है उतने शब्दों को ऐड करके शब्दों में एक दरखास्त देता है कि एक एप्लीकेशन देता है, एक एप्लीकेशन लगाता है जॉब के लिए। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है, बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ में वो अपनी एप्लीकेशन की स्टार्टिंग करता है और अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा, और लास्ट में आखिर में वो प्रतिज्ञा करता है कि तो वो सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा। आई एम वेरी थैंकफुल यू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन योर इंस्टीट्यूशन। ऐसे करके अगर वो इंग्लिश में लिखता है, मैं मतलब आपकी सेवा करूंगा अगर आप मुझे मौका देंगे तो, और बहुत ही पोलाइट वे में अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता है। पर बाद में क्या होता है, पर स्थान मिलते ही वो अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है, जिससे उसका परिवार चल रहा है उसको ही वो गलत समझने लग जाता है।
अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने में षड्यंत्र रचने लगता है, और जो उसके साथ में जो काम करने वाले होते हैं उनके साथ में मिलकर वो जो क्या करता है, षड्यंत्र करने लग जाता है, प्लानिंग करने लग जाता है कि कैसे बिगाड़ा जाए चीजों को, और मालिक की नाको दम कर डालता है। और देशों में यानी कि दूसरे देशों में क्या होता है, दूसरे देशों में तो लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं यानी कि एप्लीकेशन देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा पत्र लिखते हैं, और जब स्थान मिल जाता है, जब उनको वहां जॉब मिल जाता है, तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। जैसे कि अगर वो एक दिन ऑफिस नहीं गए तो सारा संसार वो डूब जाएगा, और वे यदि इस काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा, पूरी दुनिया का सब कुछ बंद हो जाएगा अगर वो एक दिन अपने काम पे नहीं गए तो। इतनी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। तो हमारे लोग, यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने काम पे गर्व नहीं करते हैं और ईमानदार नहीं रहते हैं जब उनको काम मिल जाता है। तो ऐसा पादरी जी का मत है। उसके बाद में इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही है, हमें अपने काम पे गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मूल की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। हमारे मुल्क की परंपरा है कि अपने काम पे गर्व करो, जो भी तुम करते हो। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, जातियों में, कि ये कारपेंटर का ही काम करते आ रहे हैं तो आगे आगे जनरेशन भी करते जा रहे हैं, उनको सब रेस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। तो जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वो अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। वो अपनी जाति के लोगों में एक ऊंचा ओहदा चाहता है कि उसकी सब रेस्पेक्ट करें। वो अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है। जो भी उसके पास में जीविका का साधन है, कमाने का साधन है, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसका वो बहुत रेस्पेक्ट करता है। बड़े अपने औजारों की, बड़े यानी कि कारपेंटर, अब अपने उसके जो हथियार हैं उनकी, और दुकानदार अपनी भैयों की यानी कि दिवाली के दिन भैयों की पूजा की जाती है। घर में भी एक बुक की पूजा करते हैं जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, बिजनेस के बारे में लिखा जाता है, या घर के खर्चों के बारे में लिखा जाता है। ऐसी एक बुक होती है, उसको बोलते हैं बही। तो भैयों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। एक काम छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। हम कहीं अगर असफल होते हैं तो उसका श्रेय किसको देते हैं, उसने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ में ऐसा नहीं तो मैं ये कर लेता। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर डाल देना अपनी कमियों को। स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। यह आदेश हम भूल गए हैं। हमारा जो काम है उसमें हमें पूरा रचे बसे रहना चाहिए, उसको ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ में करना चाहिए। ये हम भूल गए हैं और हम अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। हम अपने काम में क्या नहीं करते, गर्व नहीं लेते। तो पहले ईसाई पादरी ने अपना इस तरह से विचार व्यक्त किया जब लेखक ने उनसे क्वेश्चन किया। तो दूसरे एक वृद्ध सरकारी IAS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए हैं। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश कर दिया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो। सेकंड जो पर्सन है, सरकारी जो कर्मचारी है, वृद्ध है, वो बोलते हैं कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को समष्टि की तरफ से जो कर्तव्य होता है हमें, उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आएंगे। मेजबान ये जो घर का मालिक है जिसने खाने पे बुलाया है, और मेहमान आने वाला सदस्य है। मेहमान समय से आएंगे। न मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, और न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि उनको समय से दाम मिल जाएगा। रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले को ये विश्वास ही नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। जो ट्रेन में पहले से बैठे हुए हैं उनको जगह मिलेगी, जो नए आदमी को जगह देगा ऐसा जरूरी नहीं है। पहले से बैठने वालों को विश्वास नहीं है, पहले से जो उस बेंच पे बैठा हुआ है उसको भी ये विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा। धीरे से आएगा, चुपचाप अपनी जगह लेके बैठ जाएगा, ज्यादा शोर शराबा नहीं कराएगा और व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का ये विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, न पीछे चलने वाला वो मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कोई कष्ट पहुंचे। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। मतलब किसी को किसी के ऊपर भी ट्रस्ट ही नहीं रह गया है।
हम केवल अपनी तत्कालिक सुविधा देखते हैं और सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। हमें लगता है कि बस हमें सुख मिलना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। हमारा धार्मिक आदर्श था वही हम भूलते चले गए हैं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरते, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। पहले पादरी ने क्या कहा था कि हम अपने काम पे गर्व नहीं करते हैं। दूसरे सरकारी कर्मचारी इन्होंने क्या कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। अभी क्या होता है, लेखक को कौन मिलता है, अब तीसरी स्त्री के पास जाते हैं। वो अपना वही क्वेश्चन लेके वो घूम रहे हैं। तो तीसरी व्यक्ति एक स्त्री है। तीसरी व्यक्ति कौन है, एक स्त्री। तो 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही हैं, भारत में अपनी सेवाएं दे रही हैं। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप जानते होंगे, उसको असहयोग आंदोलन बोलते हैं। तो उसमें वो जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। बहुत सारे क्षेत्रों से वो जुड़ी हुई है, तो लोगों के साथ में मिलना जुलना, उठना बैठना उनका होता रहा है। उनको भी मैंने घेरा, उनको भी मैंने पकड़ लिया कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो। ये क्या बोल रहे हैं, तुम बड़े आलसी हो। पहले ने क्या बोला था, तुम अपने काम पे गर्व नहीं करते हो। दूसरे ने बोला तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। तीसरे क्या बोलते हैं, तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। श्रम क्या होता है, हार्डवर्क क्या होता है, उसको हम जानते ही नहीं है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है। मतलब जो गरीब मजदूर भूखा इंसान है, बस वही मेहनत करेगा, बाकी को तो मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। संसार में अगर किसी ने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ है, कोई बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है या बहुत नाम कमाया है, तो उसके पीछे उसका बहुत हार्डवर्क रहा है। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी हमको। आरंभ शुरू तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। किसी काम को शुरू तो हम कर देते हैं, लेकिन उसके एंड तक उसको पहुंचाते नहीं है। उतनी लगन और मेहनत पूरे कंटिन्यू वर्क में हमारी नहीं रहती है। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे, ठीक है ना। तो आरंभ शुरू तो हम हैं, पर हमें लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपनी गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्यों में सफल होते हैं। इसी वजह से न हम अपने सामाजिक जीवन में सफल है, न हम अपने व्यवसायिक जीवन में सफल है, न हम अपने पारिवारिक जीवन में सफल है। रोने पीटने झीकने में इतना समय हम बिताते हैं कि उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। अगर झीकने में पछतावा करने में अपना वक्त न निकाल के हम अगर हार्ड वर्क करने लग जाए, प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ने लग जाए, तो हम अपना भी काया पलट करेंगे और अपने देश का भी काया पलट करेंगे और हर जगह तरक्की होगी। तो हम लोग क्या है, बहुत आलसी हैं। अब 3 लोगों से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि अब चौथे व्यक्ति के पास जाते हैं। चौथे व्यक्ति एक वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। वर्ड में उनका नाम था, फेमस लेडी थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, वो उनको जानती थी। मेरी पितामही तुल्य थी, मेरे पिता के समान थी वे। उनको भी मैंने तंग किया, उनको भी परेशान किया ये क्वेश्चन लेके। आपने तो अपने 40 वर्ष में हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है कि जिससे हमारी उन्नति नहीं होती है। थोड़े में उनका उत्तर था कि तुम में उदारता नहीं है, यानी कि तुम में पोलाइटनेस नहीं है। फिर से बोल रही हूँ कि पहले वाले ने क्या बोला कि तुम्हें अपने काम पे गर्व नहीं है। दूसरे ने बोला कि तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो। तीसरी ने बोला कि हम लोग बड़े आलसी हो गए हैं। और चौथे ने क्या बोला आपको कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, यानी कि काइंडनेस नहीं है। विस्तार से उदाहरण दे देकर उन्होंने बताया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ा, खुद ही आगे बढ़ते रहना है, लेकिन दूसरों को आगे नहीं बढ़ाना है, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुड़ी नवयुवकों को, यानी कि जो इंटेलिजेंट नई जनरेशन है, को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते, उनको चांस नहीं देते कि वो अपना टैलेंट दिखाएं सबको। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। यानी कि जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी नई जनरेशन को अपने ज्ञान को बांटा नहीं, बताया नहीं, तो फिर क्या होगा, वो तो उनके साथ ही खत्म हो जाएगा ना। तो वास्तव में वृद्धों की बातें ठीक है। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बताता। पिता जो है वो बच्चे के, वो सोच रहा था अभी तो छोटा है, अभी क्या बता देंगे, बताता नहीं है मरते दम तक उसको सारी बातें। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो जाते हैं, कितने ही परिवारों का पैसा डूब जाता है। बच्चे को पता ही नहीं है पिता एक्सपायर हो गए तो कि कहाँ क्या था, हमारा बिजनेस कैसे चल रहा था। तो इसलिए जरूरी होता है कि बच्चों के साथ में एक एज के बाद में उनके साथ में अपने बिजनेस धंधे के बारे में, अपने जॉब के बारे में बातें डिस्कस होती रहनी चाहिए।
बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग थे जो अपना ज्ञान अपने साथ ही लेकर चले गए, उन्होंने उसको किसी के साथ साझा नहीं किया। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियां, जड़ी बूटियां आदि लुप्त हो गई, यानी कि समाप्त हो गई। पेशियों में इतनी प्रतिद्वंदता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। इतना पेशे में यानी कि प्रोफेशनल इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि जो बड़ा है वो छोटे को अपना कोई भी काम सिखा नहीं रहा है। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है, इतनी ग्रहस्पद चीजें देखने को मिलती हैं कि चित्त व्याकुल हो जाता है, यानी कि मन जो है वो घबरा जाता है। कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसकी वजह से कि हम दूसरों को अपनी शिक्षा को साझा नहीं कर रहे, बता नहीं रहे चीजों को, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान समाज को झेलना पड़ता है और परिवार को झेलना पड़ता है। सारांश यह है कि ठीक समय पर उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर, सही समय पर अपना काम चूज नहीं करते, फिर उस पर गर्व नहीं करते हैं और उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर, बारीकी से समझकर, उसमें दत्तचित पूरा डेडिकेशन के साथ, दत्तचित होकर, परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। हम इससे क्या कर रहे हैं? अपना ही नाश करते चले जा रहे हैं। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूंगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, जो ड्यूटीज मिली है, उनको हम भूलते जा रहे हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। बहुत बड़े नेता हैं, उनके पास बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन हम फिर भी कोई उनसे फायदा नहीं उठा रहे। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझ लेते हैं। बस इतना ही उनको करना था, समाप्त हमारा काम। उनका नारा लगा दिया, उनकी जय जयकार कर दी। हम उनके कहे के अनुसार चलते नहीं है, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते और आकर अपना काम कर देते हैं। दूसरे लोग काम करके चले जाते हैं, जो हमको करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। दूसरा क्या कर रहा है? जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, दूसरा हमारे लिए क्या कर सकता है? जब हम खुद ही तैयार नहीं होंगे अपने लिए कुछ करने के लिए, हम तटस्थ हैं, एकदम एक जगह पे रुके हुए रहते हैं। जैसे सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देश भक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, व्याख्यान है कि भाषण देने में नहीं है कि देश के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर ली और काम कुछ नहीं किया, किंतु ठीक तरह से काम करने में। यदि हम ये अनुभव कर सके कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्य, देखो यहाँ पे लाइन है कि हम कर्तव्य, अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, मतलब कोई से भी क्षेत्र में क्यों न हो, चाहे हम धोबी हो, दर्जी हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, पहरेदार हो, गांव के हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, तो हमारा देश एक जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। अगर ये सारे लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो देश में फिर से एक जान आ सकती है। हमारी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। अगर हम खुद डिसिप्लिन हो जाएंगे तो बाकी चीजें अपने आप डिसिप्लिन में आ जाएंगी। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है। देश को किसी की जरूरत है? उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। ये किसने बोला है? सारा लेसन जो है प्रकाश जी ने, श्री प्रकाश जी का लेसन है और उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों से ये क्वेश्चन पूछे थे और उन सब ने अलग अलग ढंग से उत्तर दिया था और लास्ट के पैराग्राफ में उनको बताया कि किस तरह से लोगों को अपने कर्तव्यों को ठीक से करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके शब्दार्थ है। खप्त यानी कि धुन, जुनून, बाध्य यानी कि मजबूर या विवश, दरखास्त यानी कि आवेदन, प्रस्ताव, एप्लीकेशन, दास्तान, गुलामी, दावतकार मतलब है कि भोज का आमंत्रण, किसी को दावत पे बुलाया जाता है ना तो निमंत्रण, मेजबान, यजमान यानी कि जिसने खाने पे अपने घर बुलाया है वो क्या है? मेजबान है। जो आने वाला है खाने पे वो कौन है? मेहमान है। इतिश्री यानी कि समाप्ति, मर भूखा यानी कि ज्यादा भूखा, जो भूख से मर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं आपको। नाक में दम करना, नाक में दम करने का मतलब है कि जीना हराम कर दिया है, उसने जीना हराम कर दिया है। फिर यहाँ पे आपके थोड़े से एमसीक्यू हैं। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। बताइए कैसे? ईमानदारी, बेईमानी, जल्दबाजी या धीरे धीरे? तो इसका आंसर है ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा? वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा था?
कि तुम लोग अपने काम पे गर्व नहीं लेते। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। भगवान की मूर्ति तो रख ली, लेकिन उसकी पूजा पाठ भी तो करो, उसके कहे अनुसार तो चलो। लेखक को किस बात की खपत है? लेखक को किस बात की खपत है? तो लेखक जो है उसको उसका देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, इस बात की खपत है। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है? जो पिता द्वारा पुत्र को घर का काम नहीं बताया जा रहा है कि हम किस तरह से करते हैं, इसलिए कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो रही है। हम किसकी जय जयकार करते हैं? हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। और सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है, वह सच्चा देशभक्त है। ठीक है। आपका यहाँ एक और क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो इसका आंसर है कि यदि देश के लोग अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से समझें और सजगता के साथ अपना काम करें और बड़े बड़े नेताओं के कार्यों और अनुभवों के लाभ उठाएं, बड़े बड़े नेताओं के कार्य से लाभ उठाएं तथा देश का प्रत्येक व्यक्ति ठीक तरह से कार्य करे, तो क्या हो सकता है? देश की उन्नति हो सकती है। मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए नेताओं के कार्यों का अनुसरण करना चाहिए कि फॉलो करना चाहिए और उनके कहने के अनुसार चल के काम करना चाहिए तथा अपना काम स्वयं करना चाहिए। दूसरे के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, ठीक है। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा ना अभी? ओके बेटा, थैंक यू।